इस एपिसोड की स्टार्टिंग रॉन की कॉल से होती है जो इसी को स्पेस फायर के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि मुझे उसकी मदद करनी भी चाहिए। इसी के स्पेस को अपना दोस्त मानता है और रॉन से कहता है उसने हमारे कई इन्वेस्टिगेशन में मदद भी तो की है, तुम्हें उसकी मदद कर देनी चाहिए। रॉन उसकी बात मान जाता है और इसी से कहता है ये चीज तुम मुझसे कह देना क्योंकि वो तुम्हारा पीछा ही तो कर रहा है। आखिर में हमारे टोटो को पता चलता है कि स्पेस ने काफी लंबे समय से उसका फोन वाइट कर रखा है, पर वो काफी ज्यादा परेशान था। दोनों रॉन के अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ इसकी ये देख के सरप्राइज था कि रॉन ने काफी सारा फर्नीचर ला रखा है अपने रूम में। रॉन का कहना है अब इस जगह पे क्लाइंट्स भी आ सकते हैं और हमारा पहला क्लाइंट है स्पेस फायर। स्पेस अभी भी परेशान है क्योंकि उसकी परेशानी का कारण और कोई नहीं रॉन है। इस केस को सॉल्व करने के बदले रॉन ने इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ब्लू में से 5 साल पहले हुए ब्लडी फील्ड ट्रिप की केस फाइल मांगी है, पर इसी के कहता है ये चीज तो तुम्हें पुलिस स्टेशन से भी मिल सकती है। रॉन कहता है वो फाइल पहले ही मेरे पास है पर इसके अंदर से काफी जरूरी हिस्सा गायब है। इसी की को हैरानी थी कि बोला रॉन ऐसी चीजें ला तो ला कहाँ से सकता है। रॉन का कहना है 5 साल पहले जो केस हुआ था वो पुलिस और ब्लू की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी। अगर पुलिस फाइल में से वो पोर्शन गायब है तो जरूर ब्लू में अभी भी वो पोर्शन मौजूद होगा। सिर्फ रॉन चाहता है कि स्पेस वो पोर्शन लेके आ जाए उसके लिए। उसाकी सन का कहना है अगर ये एक पैराडाइज चीज नहीं है तो फिर 5 साल पहले ब्लडी फील्ड ट्रिप के दौरान जो मुझे इंजरीज मिली थी उनकी ट्रीटमेंट करीबन 3 घंटे तक चली थी, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब वही चीज मेरे इनोसेंस को प्रूव कर सकती है और साथ ही में मुझे शायद उनका भी पता चल जाए जिन्होंने मेरी जिंदगी के 5 साल छीने हैं। इसके सबके बिल्कुल खिलाफ होता है, पर रॉन उसे कहता है कि तुम ये बात समझो ये बिना सिर पाव की इन्वेस्टिगेशन है, इसमें पहले ही उसने कोशिश कर ली और कुछ नहीं मिला है। हम यहाँ कोई वॉलंटरी वर्क करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसके उसे कहता है कि बोला तुम इसे फायदा नुकसान क्यों दे रहे हो, हमारा काम उससे बैठे पर लोगों की मदद करना, ऊपर से ये हमारा दोस्त है। इसके के इन शब्दों के कारण स्पेस इमोशनल हो जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जैसे दोस्त होने के बावजूद मैं घबरा क्यों रहा था। तुम्हारे ट्रेजिक पास को जानने के बाद अब मेरा भी तुम्हारा मदद करने का मन कर रहा है। अगर तुम मेरे भाई को ढूंढ लेते हो तो फिर मैं तुम्हें 5 लाख दे दूंगा। रॉन अग्री होते हुए कहता है ठीक है अब हम सबको जापान के यामानीची जाना होगा। स्पेस दोनों को 11 साल पहले की बात बताता है जब वो समर ब्रेक के दौरान यहाँ पे आए थे। उसका भाई एक एंथोलॉजिस्ट था जो कि धार्मिक कथाओं के ऊपर रिसर्च करता था। स्पेस के भाई को यहाँ पे रिसर्च करना काफी पसंद है, पर एक दिन वो गायब हो गया। ऐसे की एक व्हाइट स्नेक को देख के चिल्ला पड़ता है, पर रॉन उसे शांत कर कहता है उस डायरेक्शन से आवाज आ रही है। उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बाद तीनों की नजर एक वाटरफॉल पे पड़ती है और साथ ही में एक लड़की को देखते हैं जो कि श्राइन में पूजा कर रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वह मग्न हो चुकी है। अचानक से कुल्हाड़ी फेंकी जाती है जो इसी के गले के काफी नजदीक थी। वो लड़की इस आवाज को सुनने के बाद वहां से चली जाती है। जादू में से 3 आदमी सामने आते हैं जो कहते हैं काफी करीबी मामला था, लकी है जो बच गया। बिना कोई माफी मांगे वहां से चले जाते हैं। यादव विलेज आने के बाद तीनों अपने सामने कई सारे लोगों को बहस करते हुए देखते हैं। जब वो नजदीक जाते तो मेयर स्पेस को पहचानते हुए कहते काफी लंबे समय बाद दिखे हो। स्पेस उन्हें ग्रीट करता है और अपने दोस्तों से मिलाने के बाद कहता है मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। रॉन मेयर से यहाँ चल रहे परेशानी के बारे में पूछते हैं तो मेयर काफी दुखी होते हुए बताते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर ऑफिसर हमें कह रहा है डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें विलेज को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के सभी लोग इस चीज को नहीं चाहते क्योंकि यादगामी सम्राट सबके बिल्कुल खिलाफ होंगे। इससे की कोई इनकी बातें समझ में नहीं आती। तभी वहाँ एक एथोलॉजिस्ट आते हुए कहता है मैं तुम्हें समझाता। सम्राट यादगामी इस विलेज की एक धार्मिक कथा है जिसके अंदर एक सांप जो कि काफी लंबे समय से विलेज की सुरक्षा कर रहा है, जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए भगवान के समान है। मैं यहाँ पे उनकी महान कथाओं की स्टडी करने के लिए आया, पर इस हंगामे में नहीं लगता कर पाऊंगा। मेयर सभी लोगों को लड़ने से मना करते हैं, पर वो हायर ऑफिसर कहता है देखो मेयर तुम अपने रहवासियों को पहले ही समझा दो, कल से मैं अपना निरीक्षण शुरू कर दूंगा, पर अगर बेवजह किसी ने टांग लाने की कोशिश की ना तो फिर सभी के ऊपर सू कर दूंगा। ऑफिसर यहाँ से चला जाता है, पर गांव के वासी कहते हैं इसे डिवाइन पनिशमेंट मिलके रहेगी। मेयर परेशान थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब इस मामले में नीसन आ चुकी थी। मेयर स्पेस और उसके दोस्तों की रहने की सुविधा अपने घर में कर देते क्योंकि वो गेस्ट हाउस पहले ही ऑफिसर को दे दिया गया था। मेयर के घर पहुंचने के बाद अचानक हुई बरसात को देख मेयर कहते हैं ये हमारे यदिकामी सामा का गुस्सा है। सभी घर में जाते उससे पहले वहाँ पे मेयर की लड़की आ जाती है जिसे देख स्पेस खुश होते हुए कहता है मीचान। स्पेस मीचान से दोनों अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराता है, फिर दोनों अंदर जाते हैं। रात को डिनर के समय स्पेस अपने भाई के मिसिंग होने से एक दिन पहले की फोटो दिखाता है। स्पेस और रॉन काफी बढ़िया टाइम एंजॉय करते हैं और वही ऐसे की हार के नजारे एंजॉय करने की कोशिश करता है, पर अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान से गौर करने पर सेगी की नजर उस गेस्ट हाउस के ऊपर पड़ती है। अधिकारी के शरीर के ऊपर सांप को लिपटा दे किसी के चिल्ला पड़ता है और तीनों उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बारिश के कारण गीली मिट्टी होने के बावजूद किसी के पैरों के निशान नहीं है, मतलब कोई झोपड़ी में गया नहीं और न ही उससे बाहर निकला है। अंदर जाने के बाद रूम के अंदर कोई मौजूद नहीं था। ऑफिसर वहां से गायब था और अगली सुबह झरने के नीचे वो मरी हालत में पाया गया। मौत की वजह इतनी ऊंचाई से सिर के ऊपर गिरना और गले के ऊपर सांप के लिपटने के निशान।
रॉन अपने स्टाइल में, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं जानता हूँ तुम कुछ और भी कहना चाहते हो कि ये सही में सांप के लिपटने के निशान है। तीनों रात को देखे गए सांप के बारे में सोचते हैं, जो कि सच्चाई थी या फिर नहीं। अभी वहाँ पे मेयर आते हुए कहते हैं, क्या तुमने सम्राट यादिगामी को देखा? गेस्ट हाउस के आसपास किसी व्यक्ति के निशान और ना ही कोई चीज थी जिस कारण उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मेयर कहते हैं, भगवान के लिए भला कौन सी चीज नामुमकिन है? जब वहाँ पे मेयर आते हुए कहती है, दादाजी पर आप ये चीज होते कैसे देख सकते हो? यहाँ पे सिर्फ गाँव वाले आ सकते हैं। मेयर अपनी पोती को समझाता है कि मैंने इन लोगों को परमिशन दी और हाँ, स्पेड से डिटेक्टिव बन चुका और साथ ही उसका एक दोस्त पुलिस डिटेक्टिव है। मिया दूसरे आदमी के बारे में पूछती है, पर इस के पास कोई जवाब नहीं था। स्पेस बात को संभालते हुए कह देता है कि हम दोनों एक चड्डी बड्डी दोस्त है जो कि एक ही तरह की हॉबी रखते हैं, अलग तरीके के रैपर्स को कलेक्ट करना। रॉन मिया से पूछ लेता है, कल तुम वाटरफॉल के ऊपर क्या कर रही थी? ये स्थान यादिगामा की जन्मभूमि है और मैं वहाँ पे पूजा कर रही थी। उनका शुक्रिया जिन्होंने हमारे विलेज को लंबे समय से बचाए रखा। रॉन मिया से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है यादिगामा सही में है? जिससे मिया, मेयर और विलेज के सभी लोग गुस्सा होते हुए कहते, कल जो हुआ वो एक डिवाइन पनिशमेंट थी। सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, मानो सभी उनके ऊपर हमला ही करने वाले थे। तीनों अकेले में आ जाते हैं, जहाँ रॉन उनके स्वभाव के बारे में कहता है, जब भी विश्वास किसी बहिष्कारवादी रवैये से मिल जाता है तब सामाजिक सम्मोहन को प्रोत्साहन मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे तो क्या चीज है जो इन लोगों को इतना आगे घसीटती है? वो एथोलॉजिस्ट सामने आते हुए पूछता है, क्या सही में वहाँ किसी की मौत हुई है? गांव के नियमों के चलते वो वहां नहीं जा सकता है, पर इससे क्यों कहता है इसके पीछे यादिगामी सामा का कोई हाथ नहीं है, जिस कारण उसे इस बात की कंफर्मेशन तो मिल जाती है या सही में कोई मारा गया है। एथोलॉजिस्ट अपनी कई सारी रिसर्च इसके बारे में बताता है, पर उनमें से यादिगामी सामा सबसे अलग है। वह एक लिविंग लेजेंड है जिनकी ताकत को तुम यहाँ विलेज में एक रात रुक के भी महसूस कर सकते हो। उनकी डिसअपीयरेंस की कहानियां सच्ची हैं। 15 साल पहले भी इस डैम का कंस्ट्रक्शन होने वाला था, रातों रात सारी मशीनें गायब हो गई और 11 साल पहले तुम्हारा भाई भी गायब हुआ था ना। और वो यादिगामी सामा के अस्तित्व के बारे में एक बात बताता है, पहाड़ों के बीच रिसर्च करते समय वो खाई में गिर गया और बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने पैरों के ऊपर सही सलामत था, जिस कारण अब वो सम्राट यादिगामी पे भरोसा करता है और इस विलेज के अंदर शिफ्ट होने की प्लानिंग भी करता है। रॉन उसके ऊपर शक करते हुए पूछता है, वैसे रात को तुम कहाँ पे थे? एथोलॉजिस्ट का कहना है कि वो कल यादिगामी सामा के श्राइन में गया था, जहाँ कई सारी किताबें और नॉलेज हैं और साथ ही में एक सांप की खाल। किसी वजह से कल वो जगह बंद थी, इसलिए मुझे रात को एक विलेज वासी के घर रुकना पड़ा। तीनों फिर से गेस्ट हाउस की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहाँ रॉन कहता है, कल रात को सब चीजें सही थी, बस एक आवाज आई थी हमें। स्पेस और इसी के घबराते हुए कहते हैं कि ये यादिगामी सामा का टेलीपोर्टेशन तो नहीं है ना? रॉन खुश होते हुए कहता है, ऐसी चीजों के बारे में मैंने भी सुना है पर मैं कभी देख नहीं पाया। रॉन 200% यकीन के साथ कहता है, यहाँ कोई और कातिल है। इसी की गेस्ट हाउस के अंदर आने के बाद पुलिस से पूछता है, यहाँ कोई और हिडन डोर है? सभी अपनी इन्वेस्टिगेशन से कहते हैं, ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है, बस हमें सबूत के नाम पे ये ब्लैक शुगर सिरप का कैन मिला है। इसी की उनसे माफी मांगते हुए कहता है, ये चीज मेरे दोस्त ने कल रात गिरा दी थी। कोई भी अब सबूत ना होने के कारण स्पेस परेशान होते हुए सोचता है, भगवान के सामने मेरा भाई कैसे टिक पाता। विंडो के बाहर एक फायर स्नेक को देखने के बाद वो चिल्लाता है। जब रॉन और इसी की देखते हैं, रॉन समझ जाता है और फर्श की ओर देखने के बाद पुलिस ऑफिसर से पूछता है, क्या ये डब्बा यही पड़ा था? पुलिस ऑफिसर का कहना है कि इसकी चेकिंग करने के बाद उसे वही रख दिया गया था। ऑफिसर इसी की आपके एक्सप्रेशन देख के लगता है आपने यादिगामी सामा के गायब होने के पीछे का रहस्य सुलझा लिया है। आखिरकार लिविंग लेजेंड्स को भी तो लिविंग पीपल ही बनाते हैं।